देखो ये ए के अणुओं की संख्या n है, जब ये संयोजन होगा तो ये जुड़कर an हो जाएगा। मान लो ये 2a है तो बाद में क्या हो जाएगा a2। तो वही सिद्धांत हमने लगाया है, हमने इसकी वैल्यू 1 मानी, इसकी 0, क्योंकि इनिशियल स्टेज में हम बात कर रहे हैं, यानी प्रारंभिक अवस्था में हम बात करें तो यही होगा, ये तो 0 होगा, तो सैद्धांतिक अणु हुए 1, क्योंकि इन दोनों को जोड़ दो। अब प्रायोगिक, इसमें से 1 कम हुआ तो ये आएगा अल्फा वाई एन। देखो पहले था यहाँ n तो उसकी मल्टीप्लाई कर दी, अब इधर n तो इसकी n की डिवाइड होगी। वैसे भी ये रासायनिक साम्यावस्था वाला जो पार्ट है उसमें पढ़ा होगा। तो अब ये सैद्धांतिक कण ये हो गए, प्रायोगिक कण इनको जोड़ दो तो ये हो गए 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अब वही बात है आई इक्वल टू प्रायोगिक सीपी बटे सैद्धांतिक सीपी। प्रायोगिक वैल्यू ये रही, आई ये रही, तो ये वैल्यू आएगी किसके लिए, जब कोई वियोजित होगी। अब वही बात है, इसमें से फिर वही मैंने कर दिया, अगर तुम्हें से ये आई का फॉर्मूला बना और अगर तुम्हें फिर अल्फा निकालना है तो ये इसमें से अल्फा कॉमन ले लेना पहले की तरह। तो जब तुम इसमें से अल्फा कॉमन, देखो ये है 1 माइनस अल्फा, अगर तुम इसमें से अल्फा कॉमन लोगे तो ये बैठेगा 1 माइनस 1 अपॉन एन। इसे इधर ले जाना, इसे आई को ट्रांसफर कर देना, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जैसा ही फॉर्मूला मैंने लिख दिया। ये अल्फा की वैल्यू है, ये इसलिए कि अगर ऑब्जेक्टिव सवाल में वियोजन डायरेक्ट वैसे तो इससे कभी भी मैथमेटिकल फॉर्मूला या हल करके निकाला जा सके, लेकिन डायरेक्ट पूछा तो डायरेक्ट याद कर लो, और नहीं तो सीधा सीधा इससे हल करो। तो ये आई की वैल्यू तब लगानी है जब जो संयोजन होगा, लेकिन ध्यान रखना ये जो एन है ये हमेशा ये तो ऊपर वाले में आयनों की संख्या या संयोजन के बाद बने आयनों की उसकी संख्या संयोजन की। अब हमें कैसे कैलकुलेट एन करना उसके लिए मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। देखो कुछ चीजें, मैंने कुछ पदार्थों के लिए ये लिखा है वियोजन, कुछ पदार्थों के लिए एन की संख्या लिखी है, वैसे जानते हो तुम लेकिन फिर भी मैं बता दूं। एन के मान की गणना और कब करनी है, जब वियोजन हो, जब कोई चीज आयनों में टूटे। देखो अगर न्यूमेरिकल में तुम्हारे पास पदार्थ का नाम दिया हो कि NaCl पदार्थ है, इसे घोला गया या इसे मिलाया गया, तो NaCl के लिए n की वैल्यू होती है 2, क्योंकि NaCl जब टूटता है तो इससे 2 आयन बनते हैं, Na प्लस और Cl माइनस, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो NaCl के लिए आयनों की संख्या 2 होगी, इसलिए जब भी NaCl जैसा पदार्थ है तो वहां n की वैल्यू 2 रखी जाएगी। अब जैसे MgCl2 है तो MgCl2 के लिए इसमें 3 आयन बनेंगे, एक Mg का और 2 Cl की, तो n की वैल्यू हो जाएगी 3। अगर मान लो K2SO4 है तो ये भी ऐसे ही टूटेगा, 2K प्लस और SO4 डबल माइनस, तो इसमें भी n की वैल्यू 3 आएगी। एल्यूमिनियम सल्फेट है तो एल्यूमिनियम सल्फेट को देखो मैं तोड़ के बता दे रहा हूं, ये बैठेगा 2Al ट्रिपल प्लस और 3SO4 डबल माइनस, तो 2 आयन ये रहे, 3 ये रहे, तो 5 हो जाएगी वैल्यू। ये है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये फॉर्मूला है किसका, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड जब टूटेगा तो ये टूटेगा 4K प्लस FeCN का होल 6 प्लस लगाकर, और यहाँ 4 माइनस, तो 5 आयन बनेंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड में, एक एरा मतलब 4 के और ये पूरा एक आयन बनेगा, कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं इसे। तो ये पूरा जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है इसका एक आयन बनेगा और 4 के बनेंगे, तो टोटल आयन बनेंगे 5। ये मैंने ऐसे ही लिख दिए पदार्थ। ठीक है, ध्यान रखना है ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, इनके लिए इनकी वैल्यू 1 होती है क्योंकि सामान्य पदार्थ है, ये ना तो आयनों में टूटते हैं ना ही संयोजित, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो जल में सीधे नॉर्मल घुल जाते हैं, ना तो आयनों में टूटते हैं ना ही संयोजित होते हैं, न वियोजित। इसलिए इनके लिए हमने पहले यही हमने सबसे पहले लिखे इनका, इसलिए वहां हमने आई की जरूरत ही ना समझी, अब आई की जरूरत पड़ेगी। संयोजन के लिए देखो ध्यान रखो, तुम्हारे जिस हिसाब में तुम पढ़ रहे हो वहां डाइमर शब्द जिक्र होगा, ट्राइमर भी नहीं होगा, लेकिन फिर मैं बता दूं अगर कोई चीज कभी आ जाए कि डाइमर बना है तो इनकी वैल्यू 2 रखी जाएगी, ट्राइमर बना तो इनकी 3 रखी जाएगी, टेट्रामर तो 4, पेंटामर तो 5, लेकिन हमारी कहानी यहीं तक सिमट के रह जाएगी, फिर भी मैंने लिख दी है। ये तब है जब वो बोलेगा न्यूमेरिकल में कि पदार्थ संयोजित हुआ या वियोजित। ठीक है, तो हमें उस हिसाब से सवाल को हल करना। अब देखो मैं सवाल को जैसे एक नंबर का सवाल है और ऐसे सवाल मिल जाएंगे तो मैं बता दे रहा हूं कि कैसे। ये करा, यदि पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, K4FeCN होल 6 और बड़े ब्रैकेट में बंद, इसे बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। 50% वियोजित हुआ। अब देखो यहां आ गया, पहले सवालों में ऐसा कहीं भी नहीं था। पहली बात तो इसने वियोजित बोला, 50% बोला। दूसरी बात, अगर ये 50% भी नहीं बोलता तो अभी हमें समझ में आ जाना चाहिए तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड आयनों में टूटेगा। इसके लिए वन टॉप गुणांक की बताओ, आई बताओ। देखो वियोजन के लिए आई इक्वल टू फॉर्मूला मैंने लिखा है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, अभी लिखा है, कोई नई बात है नहीं। अब बात आती है एन की वैल्यू। पोटेशियम फेरोसाइनाइड के लिए एन की वैल्यू अभी मैंने तुम्हें बताई 5, क्योंकि 4 आयन बनेंगे के यानी 4K प्लस और 1 बनेगा इस पूरे ब्रैकेट का, तो टोटल आयन बनेंगे 5, इसलिए एन की वैल्यू होगी 5। सही है, तो एन की वैल्यू तो 5 आ जाएगी।
अल्फा कितना हुआ, कह रहा है वो 50% वियोजित हुआ। तो 50% को चेंज करोगे तो 50/100, और मैंने यहां लिख भी रखा है, तो 50/100 का क्या मतलब हुआ, 0.5। ठीक है, बस अब इस फॉर्मूले में से रखो 1, अल्फा की जगह कितना 0.5, और एन की वैल्यू कितनी है 5, और इसकी कितनी है 0.5, तो कितना आ जाएगा 2.5। 5 5 25 हुए ना, पॉइंट है ही, तो 5 आ गया। अब इसे जोड़ो तो 2.5 और 1 3.5, और 3.5 में से 0.5 माइनस कर दो, आई की वैल्यू 3 आ गई। यहां आई की वैल्यू 3 आई। अब अगर मान लो हमें जरूरत पड़ती कहीं इसे कहीं न्यूमेरिकल में पुट करने की, तो हम आई की वैल्यू 5 रख देते, मतलब 3 रख देते और हमारा सवाल सॉल्व हो जाता। लेकिन अभी डायरेक्ट हमसे केवल आई पूछा तो हमने आई लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसी पर बेस ये एक सवाल है, और ये बड़ा अच्छा खासा सवाल है, इसे जरा ध्यान से देखो। ये कह रहा है यदि NaCl के वियोजन की मात्रा 90%, समझ गए, एक मोलल NaCl के जलीय विलयन का क्वथनांक बताओ। अब देखो एक बात तुम समझ लो, अगर ये 90% बोल दिया इसकी बहुत अच्छी बात है न्यूमेरिकल में, अगर ये 90% भी नहीं बोला जाता तब भी अगर वो ये कह देता कि NaCl के एक मोलल जलीय विलयन का क्वथनांक बताओ, तब भी हमें समझ जाना चाहिए कि NaCl ना तो यूरिया है, ना ही ग्लूकोज, ना ही सुक्रोज। मीनिंग साफ है, ये आयनों में टूटेगा, और जब आयनों में टूटेगा तो अब हमें क्वथनांक उन्नयन या हिमांक अवनमन या परासरण दाब या वाष्प दाब में अवनमन के लिए आई से मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। तो आई हमें चाहिए। तो सबसे पहले आई निकालेंगे हम, और आई निकालने का तरीका क्या है जी, आई इक्वल टू 1 - अल्फा प्लस एन अल्फा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 0.9 हो जाएगी, क्योंकि 90/100, अभी मैं बता दिया 90/100, कोई दिक्कत ही ना, 100 से डिवाइड कर दो, परसेंटेज में दे रखी है। तो 1 अल्फा की जगह 0.9, एन की जगह 2, क्योंकि NaCl में 2 आयन बनेंगे, और 2 × 0.9 कैलकुलेट करोगे तो ये 1.9 आ जाएगी। ठीक है, अब बात आती है क्वथनांक उन्नयन, कह रहा है यानी क्वथनांक बताओ किसका, विलयन का, सॉरी, अब विलयन का क्वथनांक बताना है। तो मैंने तुमसे कहा था कि अभी जब आई आ जाता है, और आई कब आएगा वो हमें साफ पता चल रही थी, तो आई इक्वल टू फिर लगाते हैं हम डेल्टा टीबी, ये जो वैल्यू है डेल्टा टीबी प्रायोगिक, और इक्वल टू आई डेल्टा टीपी सैद्धांतिक। यानी ये फॉर्मूला अगर तुम देखोगे तो ये ऐसे बनेगा, डेल्टा टीबी प्रायोगिक इक्वल टू आई और डेल्टा टीबी सैद्धांतिक। अब एक बात समझो जरा, हमें तो प्रायोगिक चाहिए, हम तो प्रायोगिक निकालेंगे क्योंकि प्रयोगी तो हो रहा है। आई की वैल्यू हमें पता है, ये डेल्टा टीबी की वैल्यू तो हमेशा यही रहेगी ना, केबी इंटू एम। एम का मतलब मोलरता, केबी का मतलब मोलर स्थिरांक। तो हमने क्या काम करा है, अब हमें आई से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि आई वियोजन, इसका वियोजन हुआ है, तो आई की वैल्यू तो वही रख दी जो हमने कैलकुलेट की थी, केबी की वैल्यू ये रही। ठीक है, और एम की वैल्यू एक रख दी क्योंकि डायरेक्ट करा है 1 मोलल, तो मोललता इसकी 1 दे दी है। तो मैं बता दिया था पानी के लिए जल की वैल्यू 0.52, तो इसको डायरेक्ट 1.95 मल्टीप्लाई 0.52 मल्टीप्लाई 1, तो जब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आया 0.98। ठीक है, वैल्यू रखने के बाद तो ये कब आया, जब NaCl 90% वियोजित हुआ। अब डेल्टा टीबी हमें क्या चाहिए, विलयन का क्वथनांक। तुमको मैं पहले भी बता चुका हूं, डेल्टा टीबी जो होता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू, मतलब क्वथनांक उन्नयन होता है टी विलयन माइनस टी विलायक। अब ये विलयन का पूछा, टी विलयन माइनस टी विलायक, तो अब क्या करोगे कि डेल्टा टीबी में, मतलब जो टी विलयन चाहिए, नहीं डेल्टा टीबी अगर हमें निकालना है, सॉरी, तो टी विलायक माइनस टी विलयन होता है, पीछे फॉर्मूला देख लें, लिखे हमने। तो अगर हमें विलयन चाहिए तो विलायक में से क्या घटाओगे तुम, डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी डैश लिखा है मैंने, डेल्टा टीबी डैश माइनस 273। अब क्या कर दिया मैंने, इसे केल्विन कर दिया, क्योंकि जलीय विलयन का कितना हो 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 को केल्विन में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 373। तो ये जो है, ये तो है क्वथनांक उन्नयन, और क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, विलायक माइनस विलयन, सॉरी विलयन माइनस विलायक। तो ये किसका क्वथनांक रखा है मैंने, ये रखा है विलायक का, तो इसे ले जाकर जोड़ दो। देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं फिर भी कि डेल्टा टीबी इक्वल टू होता था टी विलायक, सॉरी टी विलयन
माइनस टी विलायक। हमेशा विलयन का क्वथनांक ज्यादा होता है। तो अगर मुझे विलयन चाहिए तो इसे जाकर जोड़ूंगा ना मैं, तो वही तो मैंने काम करा। ये विलायक का क्वथनांक तो 100 डिग्री सेल्सियस होता ही है, तो इसे ले जाकर जोड़ दो तो जुड़ जाएगा, तो यह वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ नई चीज जो जानने को मिली वो थी आई। ठीक है, ये चैप्टर लगभग खत्म है, इसमें न्यूमेरिकल बचे हैं कुछ इसी के, बाकी कल निपटा देंगे इस चैप्टर को। ठीक है।